सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या चित्र में पुस्तकालय की व्यवस्था होती दिख रही है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पुस्तकालय की व्यवस्था की जा रही है। अगला प्रश्न है, बच्चे उत्सुकता से पुस्तकालय का कार्य क्यों देख रहे हैं? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो उत्सुकता से पुस्तकालय की व्यवस्था को देख रहे हैं, क्योंकि उनके विद्यालय में पुस्तकालय खुल रहा है। अब वो जो चाहे मन चाहे किताबें पढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पुस्तकों और पुस्तकालय का क्या महत्व है? तो बच्चों, मनुष्य के जीवन में पुस्तकों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि हमें जो ज्ञान मिलता है, केवल ज्ञान ही नहीं, पुस्तक जो होती है वो हमारे अंदर के क्या बढ़ाती है, हमारी रीडिंग स्किल को भी बढ़ाती है। हम तरह तरह के हर विषय के बारे में पुस्तक पढ़ सकते हैं, हर तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और पुस्तकालय में क्या होता है, हमें हर तरह की पुस्तकें मिल जाती हैं, हमें इधर उधर कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं होती है, हमें पुस्तकालय में ही सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। आपके विद्यालय में भी पुस्तकालय जरूर होगा, जिस पर जाकर आप किसी भी प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, समीप के पुस्तकालय होने से क्या क्या लाभ होते हैं? विचार व्यक्त कीजिए। तो अगर बच्चों आपके समीप यानी कि आपके घर के आसपास या आपके विद्यालय के आसपास पुस्तकालय होता है, तो इसके आपको क्या लाभ हो सकते हैं कि आपको जब चाहे किसी भी समय आप पुस्तकालय जाकर पुस्तक पढ़ सकते हैं, या फिर आप वहां पर जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर जैसे आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, परीक्षा पास आ रही है और आप घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप अपने समीप पुस्तकालय में जाकर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, आप अपनी पुरानी पुस्तकों का क्या करते हैं? तो आपको बताना है बच्चों कि आपकी जो पुरानी पुस्तकें होती हैं, यानी कि आपकी जो पुरानी कक्षा की पुस्तकें होती हैं, तो आप उसको क्या करते हैं? आप किसी और को दे देते हैं? तो आप क्या करते हैं, आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने देश और समाज की उन्नति के लिए क्या करना चाहेंगे? बताइए। तो आपको बताना है बच्चों कि शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र, समाज या व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति, समाज या देश का मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षा नागरिकों में आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मसंतोष जैसे भावों को भरने के साथ साथ समाज सेवा जैसे सद्गुणों को विकसित करने की अलौकिक शक्ति है। प्रस्तुत पाठ शिक्षा के महत्व को प्रकट करता है। आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति में शिक्षा के योगदान को स्पष्ट करता है। मुख्य राजमार्ग से कटती एक संकरी सड़क 8 किलोमीटर के बाद नहर पर समाप्त हो जाती है। नहर पार जाने के लिए एकमात्र साधन कच्चा पुल है। जब जब नहर में अधिक पानी आता है, तब तब पुल टूट जाता है और नाव से नहर के पार जाया जाता है। यह अस्थायी पुल नहर पार के गांव वाले खुद बनाते हैं। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने की नहीं सोची। नहर के पार गांवों में गरीब परिवारों की संख्या अधिक है, जिनमें से आधे लोग छोटे खेतों में फसल बोकर गुजारा करने वाले हैं और आधे दूध बेचने का काम करते हैं। गाय भैंस पाल रखी है, जिनका दूध वे मुख्य राजमार्ग और बसे शहर में बेचने जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताया जा रहा है कि मुख्य राजमार्ग से कटती हुई एक संकरी सड़क 8 किलोमीटर के बाद नहर पर समाप्त हो जाती है। तो उस नहर को पार जाने के लिए एक ही साधन है, वो कच्चा पुल। अब जब जब नहर में अधिक पानी आता है, तो वो पुल जो है वो टूट जाता है। तो इसलिए यह स्थायी पुल नहर पार के गांव वाले खुद बनाते हैं। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने की कभी सोची ही नहीं। तो नहर पार गांवों में गरीब परिवारों की संख्या अधिक है, जिनसे आधे लोग छोटे छोटे खेतों में फसल बोकर गुजारा करने वाले हैं और आधे दूध बेचने का काम करते हैं। आधे गाय भैंस पाल रखी है, जिनका दूध वे मुख्य राजमार्ग बसे शहर में बेचने जाते हैं।
शिक्षा से गांव वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि नहर पार आधुनिक सभ्यता ने अपने पैर अभी तक नहीं रखे हैं, यानी कि जो नहर पार के गांव वाले हैं उनका शिक्षा से किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है, यानी कि दूर दूर तक उन्हें शिक्षा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। नहर से पहले गांव में एक स्कूल है जहां नहर पार गांव के बच्चे इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और दोपहर का खाना मिलता है। अब नहर पार एक स्कूल तो है, अब वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पे मुफ्त शिक्षा मिलती है, दोपहर का खाना भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। फेल होने पर बच्चे को स्कूल से निकाल लिया जाता है, यानी कि वो केवल स्कूल किस लिए भेजते हैं क्योंकि वहाँ पे शिक्षा जो है वो मुफ्त है और दोपहर का खाना उनको मिल जाता है। इसके अलावा वो बच्चों को पढ़ने के लिए किसी प्रकार से प्रेरित नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है तो वो क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। इस सब के बावजूद कुछ बच्चों पर सरस्वती मेहरबान है। प्रकृति चाहती है कि वे पढ़ लिख कर अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाए। ऐसे ही बच्चों में रविंद्र प्रमुख था। गरीब परिवार का रविंद्र खुद अपने बलबूते पर पढ़ता चला गया। जिस स्कूल का रिजल्ट कभी 10% से अधिक नहीं आया, उसी स्कूल का रविंद्र 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने रविंद्र की प्रतिभा का अवलोकन उसके बचपन में ही कर लिया था। अब इस गांव में बच्चों एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, रविंद्र है, तो वो बहुत ही प्रमुख था क्योंकि उसका जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा आता था। तो कभी भी स्कूल का रिजल्ट जो था वो 10% से अधिक नहीं आता था, लेकिन जब से रविंद्र वहां पे आया था तो 10वीं कक्षा से ही बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में वो प्रथम आया था। और स्कूल के प्रधानाचार्य ने रविंद्र की प्रतिभा को अवलोकन पहले ही कर लिया था, यानी कि जब वो छोटा था उसके बचपन में ही देख लिया था। वह स्कूल की हर परीक्षा में प्रथम रहता था। जिले में प्रथम आने पर रविंद्र का उत्साह दुगना हो गया और वह अधिक लगन से पढ़ने लगा। और वो स्कूल में क्या करता था, परीक्षा में प्रथम ही आता रहता था। जिले में प्रथम आने पर रविंद्र का जो उत्साह था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो लगन से पढ़ने लगा था। और प्रिंसिपल ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और दौड़ भागकर 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति भी करवा दी। होनहार रविंद्र जोश, लगन और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ता रहा और पढ़ाई के अंतिम शिखर पर पहुंचकर उसने अपना ध्यान IAS की परीक्षा पास कर एक अधिकारी बनने पर केंद्रित की। अब जो रविंद्र है वो क्या करना चाहता था, IAS की परीक्षा पास करना चाहता था। मुख्य राजमार्ग पर बसे गांवों का अधिग्रहण सरकार करने लगी और एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। छोटे उद्योगों के साथ एक विदेशी कंपनी ने कार बनाने के लिए जमीन खरीदी। कार बनाने के कारखाने का निर्माण शुरू हो गया। यह एक बड़ी परियोजना थी। गांव के गरीब परिवारों को मजदूरी मिल गई। 2 साल बाद कारखाना तैयार हो गया और गांव के सभी नौजवानों की भर्ती कार बनाने के कारखाने में हो गई। अब मुख्य राजमार्ग पर बसे गांव का जो अधिग्रहण सरकार करने लगी थी तो औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होने लगी थी। अब छोटे उद्योगों के साथ विदेशी कंपनी ने भी कार बनाने के लिए वहां पे जमीन खरीद ली थी और वहां पे एक कारखाना खोल दिया था। तो वहां के जो नौजवान लोग थे वो भर्ती कार बनाने के कारखानों में हो गई थी, यानी कि जो उनकी भर्ती है, यानी कि वहां के गांव के जो नौजवान थे वो कार बनाने वाले जो कारखाना है उसमें वो काम करने के लिए भर्ती हो गए थे। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई और रिजल्ट आने में 2 महीने का समय था। कारखाने में भर्ती पूरे जोश में, गांव के दूसरे नौजवान कारखाने में भर्ती हो रहे थे, लेकिन रविंद्र ने अपना लक्ष्य IAS बना लिया था। वह नौकरी के लिए तैयार नहीं था। अब 12वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा खत्म हो चुकी थी और रिजल्ट आने में अभी 2 महीने बाकी थे। अब वहां के लोग ज्यादा क्या कर रहे थे, जो नौजवान यानी कि जो जवान व्यक्ति थे, जवान बच्चे थे, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा रहे थे, कारखाने में ही भर्ती हो रहे थे। लेकिन जो रविंद्र था वो तो यही चाहता था कि वो IAS की परीक्षा ही दे, तो इसलिए वो नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। उसे घर पर बैठा देख माँ ने पिता से कहा, अजी सुनते हो,
गांव के सारे लड़के कारखाने में भर्ती हो रहे हैं। अपना रवि घर पर पड़ा है, कुछ बात करो उससे। अपना रवि तो प्रथम आता है, फेल लड़के सारे भर्ती हो गए हैं। सुना है 5-5 हजार रुपए महीना तनख्वाह मिल रही है। इसको तो अधिक तनख्वाह मिलेगी। अब जो उसकी माँ है, रवि की जो माँ है, वो देखती है कि जो उसका बेटा है वो ही काम पे नहीं जा रहा है, बाकी सब गांव के लड़के कारखाने में भर्ती हो रहे हैं, तो वो अपने पति यानी कि रवि के पिता से कहती है कि आप उससे बात कीजिए। अब ये तो पढ़ाई में भी अच्छा है, जो फेल हुए बच्चे हैं वो भी, उनको भी भर्ती मिल रही है, तो ये तो अच्छे से पढ़ता है और प्रथम भी आता है, तो इसको तो और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, कल सरपंच भी कह रहे थे कि जल्दी भर्ती बंद हो जाएगी। ऐसे घर बैठे इतनी बढ़िया नौकरी के मौके कभी कभी मिलते हैं, कहकर आवाज लगाई रवि। तो उनके जो पिताजी हैं रवि के, वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही हो, कल सरपंच भी कह रहे थे कि कल बहुत दिनों में, कुछ ही दिनों में जो भर्ती है वो बंद हो जाएगी। तो उतने में ही वो रवि को पुकारते हैं। रविंद्र पढ़ने में मस्त था, शायद उसे एहसास था कि पिता कारखाने में नौकरी की बात करेंगे, इसलिए पिता की आवाज अनसुनी कर दी। रविंद्र को पढ़ता देख माता पिता दोनों बाहर आ गए। अब रविंद्र जो था वो अपने पढ़ने में लगा हुआ था, और शायद उसे कहीं ना कहीं पता था कि जो पिताजी हैं वो इसलिए आवाज लगा रहे हैं ताकि वो कारखाने में भर्ती के लिए मुझसे बात कर सके। तो इसलिए उसने क्या किया, पिताजी की आवाज को अनसुना कर दिया। फिर दोनों माता पिता ने जब देखा कि रवि जो है वो पढ़ रहा है, तो वो कमरे से बाहर आ गए। रवि, परीक्षा समाप्त हो गई है, अब नौकरी कर ले। कारखाने में सब लड़के भर्ती हो गए हैं, यह सुनहरा अवसर है, इसको गंवाना नहीं है। तो उसके माता पिता क्या कहते हैं कि अब तो परीक्षा समाप्त हो चुकी है, तो अब तो तुम नौकरी कर लो, और ये तो बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है, तो तुम इसे जाने मत दो। माँ, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी। तो क्या करेगा, माँ ने पूछा। रविंद्र बोला, मैं IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ, उसके लिए अभी और पढ़ना है। तो रविंद्र अपने माँ बाप से यही कहता है कि मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अभी केवल पढ़ना चाहता हूँ। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, किस चीज की परीक्षा देना चाहता है। तो रविंद्र बोलता है कि मैं IAS का अधिकारी बनना चाहता हूँ, और उसके लिए अभी मुझे और भी ज्यादा पढ़ना है। देख रवि, हम कोई अमीर नहीं है, हम पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते हैं। माँ के स्वर में चिंता थी। आप खर्च की चिंता मत करें, प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि वे मेरी छात्रवृत्ति की बात करेंगे। देख रवि, तुझे घर के हालात तो मालूम है, तेरी 2 बड़ी बहनों और भाई की शादी में कर्ज लिया था, जो आज तक चुका नहीं पाया। आधा खेत साहूकार पहले ही अपने नाम करवा चुका है, बाकी आधे खेत से बहुत मुश्किल से घर का गुजारा होता है। 1-2 साल बाद छोटी बहन भी शादी लायक हो जाएगी। आखिर कैसे रकम का जुगाड़ करूंगा। घर बैठे बिठाए इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, तू अभी जा और भर्ती हो जा, पिता ने आदेश देते हुए कहा। अब जो उसके पिता हैं वो यही कहते हैं कि देख रवि, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम तेरे पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तो रवि अपने पिता से यही कहता है कि मैंने अपने प्रिंसिपल से बात कर ली है, वो छात्रवृत्ति से मुझे मदद कर देंगे। तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर के हालात तो तुझे पता ही है, अब घर में 2 बड़ी बहनें हैं, और भाई की शादी में बहुत सारा कर्ज लिया था जो अभी तक हम चुका नहीं पाए हैं। तो यही कहते हैं कि तू अभी जा और अभी जाके भर्ती ले ले, घर बैठे बैठे तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है। तो उसके पिताजी यही कहते हैं कि तुझे घर बैठे बैठे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, और उसे आदेश देते हैं कि अभी जाओ और जाके भर्ती ले ले। रविंद्र ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आखिर थक कर उसने कारखाने में नौकरी कर ली। रविंद्र को स्टोर में ड्यूटी दी गई। 6,000 रुपए का वेतन पाकर घर वाले तो खुश हो गए, लेकिन रविंद्र का मन दुखी था, वह कुछ कर नहीं सकता था। अब रविंद्र ने अपने माता पिता दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं समझ रहे थे, तो उसे हार कर कारखाने में नौकरी करनी पड़ी। तो उसे कहाँ पे ड्यूटी मिली थी, स्टोर की ड्यूटी उसे दी गई थी, और 6,000 रुपए उसे वेतन मिले थे। तो ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जो रविंद्र है वो खुश नहीं होता है, तो क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 2 महीने जैसे तैसे काटे। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। 10वीं कक्षा में रविंद्र जिले में प्रथम आया था। इस बार वह पूरे राज्य में प्रथम रहा। राज्य सरकार ने आगे बढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की, जिससे उत्साहित होकर रविंद्र ने कॉलेज में दाखिला लिया
और नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने की खबर मिलते ही रविंद्र के माता पिता दोनों बहुत नाराज हुए। हम क्या देखते हैं कि अब 12वीं कक्षा का रिजल्ट जो है वो घोषित हो गया था। फिर अब जो रवि है वो पूरे राज्य में प्रथम आया था, तो इसलिए राज्य सरकार ने उसे छात्रवृत्ति दी थी, यानी कि उसे पैसे दिए थे। तो जब उसे छात्रवृत्ति मिली थी तो उसने क्या किया, नौकरी छोड़ दी और कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब उसने नौकरी छोड़ दी तो उसके माता पिता उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। पिता ने कहा, रवि कान खोलकर सुन ले, आगे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी करेगा तो पैसे कमाएगा, पढ़ाई करेगा तो पैसे खर्च होंगे। जितने साल पढ़ने में लगाएगा तब तक कम से कम 2 लाख रुपए बचा लेगा। तू अब पढ़ लिख गया है, अपने आप हिसाब लगा ले, रोटी घर से निकल आएगी, पूरा वेतन बचाएगा। तो पिता कहते हैं कि रवि कान खोलकर सुन ले, तुझे पढ़ने लिखने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। जितना तुझे पढ़ना था तूने पढ़ लिया है। अब तुझे क्या करना है, केवल काम करना है। काम करेगा तो तुझे पैसे मिलेंगे, पढ़ाई करेगा तो पैसे खर्च होंगे। अब तू इतना पढ़ा लिखा है तो खुद ही हिसाब लगा ले कि अगर रोटी घर से निकल आएगी और पूरा वेतन तू ऐसे ही बचा लेगा, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो क्या लाट साहब बनेगा? रमाशंकर बिगड़कर बोला, मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ। लगता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का शौक हो रहा है, लेकिन कान खोलकर सुन ले रवि, इस घर में रहना है तो पढ़ने का भूत उतारना होगा। रमाशंकर ने धमकी दी। तो उसके पिताजी जो है वो रवि को धमकाने लगे थे कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, तुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन रविंद्र को पढ़ने की धुन थी, उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह सुनते ही रमाशंकर आग बबूला हो गए और रविंद्र को घर से बाहर कर दिया। रविंद्र अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह प्रिंसिपल साहब के पास गया। उन्होंने रविंद्र को अपने घर पनाह दी, यह सोचकर कि हो सकता है 2-4 दिन बाद रविंद्र के माता पिता का गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर वालों के क्रोध के सामने प्रिंसिपल साहब की एक ना चली। मजबूर होकर प्रिंसिपल के घर रविंद्र को जाना पड़ा। वह घर नहीं गया, सीधे शहर के लिए रवाना हो गया। लेकिन समस्या रहने की थी। जाए तो जाए कहाँ? कॉलेज के पास एक मंदिर था। उसने मंदिर के पुजारी जी से बात किया। हम क्या देखते हैं कि अब रवि जो है अब उसमें पढ़ने की धुन सवार थी, तो वो गुस्से में अपने घर से चला जाता है, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा होता है कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा। तो वो गुस्से में बाहर चला जाता है और अपने प्रिंसिपल के पास चला जाता है। उसके प्रिंसिपल है जो है वो एक रात के लिए उसे पनाह दे देते हैं। उनको लगता है कि थोड़ी देर में उनके माता पिता का गुस्सा शांत हो जाएगा और ये वापस घर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके माता पिता उससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। तो अब ना चाहकर भी उसे प्रिंसिपल के घर से भी निकलना पड़ता है। तो वो अपने घर भी नहीं जाता है, वो सीधा कहाँ चले जाता है, शहर चले जाता है। अब शहर में एक मंदिर होता है, तो वो मंदिर के पुजारी जी से बात करता है। रविंद्र ने कॉलेज में दाखिले और छात्रवृत्ति के कागज दिखाए। उसने रविंद्र को मंदिर में ठहरने की इजाजत दे दी। पुजारी ने शर्त रख दी कि उसके दोनों बच्चों को पढ़ाना होगा और मंदिर की सफाई और छोटे मोटे सभी कार्य करने होंगे। रविंद्र को सिर छुपाने की जगह मिल गई और उसने पुजारी की शर्तें मान ली। बेघर रविंद्र को घर मिला। सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई करने, कॉलेज में पढ़ाई करने और शाम को पुजारी के बच्चों को पढ़ाने के बाद रविंद्र थक कर चूर हो जाता था। उसे मंदिर के धार्मिक कार्यक्रमों में भी काम करना पड़ता था, लेकिन उसकी आईएएस की लगन में कोई बाधा नहीं आई। प्रिंसिपल साहब उसका मार्गदर्शन करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे। कॉलेज में वह सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता। जब कोई क्लास नहीं होती तो लाइब्रेरी में रहता था। सारे कॉलेज में मिस्टर पढ़ाकू के नाम से मशहूर हो गया। उसका कोई दोस्त नहीं था। तो हम क्या देखते हैं कि वो पुजारी के पास जाता है, तो पुजारी क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें लेकिन क्या करना होगा, मंदिर को साफ करना होगा और मेरे बच्चों को पढ़ाना होगा। तो रवि जो है वो उनकी बात मान लेता है, क्योंकि उसे सर छुपाने के लिए, सर ढकने के लिए छत चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, कॉलेज जाता है, पढ़ता है और फिर घर आकर मंदिर की सफाई करता है और पुजारी के बच्चों को भी पढ़ाता है। वो इतना थक जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आईएएस की पढ़ाई छोड़ता नहीं है। यानी कि उसके पढ़ाई के बीच में कोई भी चीजें बाधा नहीं आती है, वो पढ़ता रहता है। और कॉलेज में उसे क्या बुलाया जाता है, पढ़ाकू के नाम से बुलाया जाता है। लेक्चर और प्रोफेसर ही उसके साथी थे। तमाम लेक्चरर और प्रोफेसर ही उसके साथी थे। तमाम मुश्किलों के बीच प्रिंसिपल साहब उसे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देते रहे।
परिणाम स्वरूप वह पूरे कॉलेज में प्रथम रहा। उसके जितने अंक कॉलेज के इतिहास में किसी के नहीं आए थे। उसके बाद पढ़ने वाले छात्र उसके नजदीक आने लगे और दोस्ती करने लगे। पुजारी के बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास हुए। अब उसके दोस्त कौन बन गए थे? लेक्चरर, प्रोफेसर, बस वही उसके दोस्त थे। और जो उसके प्रिंसिपल साहब थे वो उसे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहते थे, उसको प्रेरणा देते रहते थे। और इसके परिणाम स्वरूप पूरे कॉलेज में वो प्रथम आया था। उसके जितने नंबर आए थे पूरे कॉलेज में उतने नंबर किसी के भी नहीं आए थे। अब इसके बाद पढ़ने वाले छात्र उसके नजदीक आने लगे थे और दोस्ती करने लगे थे। और जो पुजारी के बच्चे थे वो भी अच्छे नंबरों से पास होने लगे थे, क्योंकि रवि उन्हें पढ़ाता था। रविंद्र जिस कार्य को करता पूरी लगन से करता, चाहे खुद पढ़ने का कार्य हो या पुजारी के बच्चों को पढ़ाने का हो। सुबह पूरे मंदिर की सफाई कर चमका देता था, जिस कारण मंदिर की रौनक दोबारा लौट आई थी। भक्तों की संख्या बढ़ गई थी और पुजारी की आय भी पढ़ने की लगन से वह पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम रहा और IAS की परीक्षा पहली कोशिश में ही मेरिट के साथ पास कर ली। तो रविंद्र जिस भी कार्य को करता था वो पूरी लगन से करता था। अब वो चाहे खुद का पढ़ना हो या फिर किसी को पढ़ाना हो, तो वो पूरे कार्य को लगन से करता था। तो उसी लगन के कारण उसने पहली ही परीक्षा में, यानी कि IAS की जो पहली परीक्षा होती है उसमें मेरिट के साथ पास कर ली थी। रविंद्र, आज तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया। जैसे सूरज सारे जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही तुमने पढ़ने में नाम रोशन किया है। इस राह पर हमेशा चलते रहो, यही मैं चाहता हूँ, कहकर प्रधानाचार्य ने रविंद्र को गले लगा लिया। हमेशा सत्य की राह पर चलो, किसी रुकावट से मत डरना, यही मेरी शिक्षा है और तुम्हें आशीर्वाद है। कुछ रुककर प्रधानाचार्य ने रविंद्र से फिर पूछा, क्या अपने माता पिता से नाराज हो? नहीं प्रिंसिपल जी, लेकिन मैं वहाँ ट्रेनिंग के बाद जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे होने की खबर आप उन्हें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास होने की खबर आप उन्हें दें। ट्रेनिंग के बाद जहां बाकी IAS अफसरों ने विकसित शहरों में अपनी पोस्टिंग चाही, रविंद्र ने अपना पिछड़ा जिला चुना। पहला काम उसने नहर पर पुल बनवाने का किया। रविंद्र के माता पिता खुशी से फूले नहीं समाये, लेकिन इस चिंता में डूब गए कि उनका रवि मिलने क्यों नहीं आया। क्या वह नाराज है? आज तुम्हारा बेटा जिले का कलेक्टर बन गया है। अगर तुम्हारी बात मानकर कारखाने की नौकरी करता तो आज यह दिन नहीं आता। इससे पहले कि प्रधानाचार्य और अधिक कुछ कहते, पिता ने बात काट दी। हम तो मूर्ख थे, तभी तो आपकी बात नहीं समझ सके प्रिंसिपल साहब। हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमें माफ कर दो। तुम अज्ञानता का पर्दा उतार दो, पढ़ाई की महिमा को समझो, यही मेरा सपना है। यही मेरी माफी है, प्रिंसिपल साहब ने समझाते हुए कहा। नहर के पुल का काम तेजी से चल रहा था और गांव वालों को अपने रवि से मिलने की बेताबी थी। आखिर वह घड़ी आ गई। पुल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। आज 5 साल बाद रविंद्र अपने गांव जा रहा था। जीप धीरे धीरे पुल से गुजर रही थी। रविंद्र की आंखें नम होती जा रही थी। पूरा गांव रवि के स्वागत में खड़ा था। प्रधानाचार्य सबकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर रविंद्र को गले लगाया। उसके बाद माता पिता ने अपने बेटे को गले लगाया। कोई कुछ नहीं कह सका। तीनों की आंखें नम थी। माँ रोती रोती बस इतना ही बुदबुदा सकी, मेरा रवि। तो बच्चों, हमने देखा इस अध्याय में किस प्रकार से रविंद्र ने अपनी लगन से पढ़ाई की। उसके जिंदगी में बहुत सी रुकावटें आई, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसकी पढ़ाई के साथ नहीं थे, उसकी पढ़ाई छुड़वा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी लगन को नहीं छोड़ा। जो वो बनना चाहता था, जो उसका लक्ष्य था, उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया। तो इसी प्रकार से बच्चों, अगर आप लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी लगन से कार्य करते हो, पढ़ते हो, तो आप अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करते हो। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।